ना 11th है क्या ये? देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बीटा अनसैचुरेशन ऑन SN1 SN2। तो बीटा कार्बन पे अगर अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड, होमोएटॉमिक डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन और अल्काइन, तो SN1 और SN2 दोनों को इंक्रीज करता है, राइट। और उसका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो दे रहा था कि एक ही कार्बन पे 3 फिनाइल था और लिविंग ग्रुप, तो हाईली अस्टेरिक हिंड्रेंस होते हुए भी, मतलब ओवर क्राउडिंग सेम कार्बन पे जहाँ पे लिविंग ग्रुप है, फिर भी SN2 सबसे हाईएस्ट था, राइट। ओके तो अब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट कि जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन, मतलब सपोज कीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मेरा कोई लिविंग ग्रुप है समथिंग लाइक हेलोजन, और एक है CH3 CH2 Cl, और A और B में कंपेयर करते हैं। पहले SN1 के लिए कंपेयर करके देखते हैं, बाद में इसमें ज़्यादा बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, कहाँ का कार्बोकटायन आपको ज़्यादा स्टेबल नज़र आता है? विच कार्बोकटायन आर मोर स्टेबल? दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाई 3 हाइपर कंजुगल, राइट। बट ये कार्बोकटायन क्या रेजोनेंस में है? क्या डीलोकलाइज है? नो। एट द सेम टाइम इस कार्बन का हाइड्रोजन sp हो गया, इस कार्बन का हाइड्रोजन sp2। कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा? तो sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल, करेक्ट। इसका मतलब है कि इसका कार्बोकटायन लेस स्टेबल है, इसका मोर स्टेबल है। मतलब A और B में अगर SN1 का रिएक्टिविटी का बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ SN1, तो B ग्रेटर देन A, मतलब दिस कार्बोकटायन इज लोकलाइज्ड, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। और यहाँ पे हाइपर कंजूशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पहले ही पढ़ाया गया है कि हाइपर कंजूशन में किसका हम लोग हाइड्रोजन को काउंट में करते हैं, sp3 कार्बन का CH सिग्मा, राइट। चलिए, और दूसरा सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, कि जनरली SN1 SN2 हम लोग जिसके लिए भी देखते हैं, और उसमें अगर कोई ऐसा लिविंग ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है, एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज द पार्ट ऑफ RDS ऑफ बोथ। लिविंग ग्रुप का जाना SN1 का पार्ट का RDS का भी पार्ट है और SN2 का भी, राइट।
बट जिसके लिए ज़्यादा SN1 SN2 जाना जाता है वो है हेलो अल्केन, मतलब हेलोजन के लिए। और अगर इसके पास ये मेरा लिविंग ग्रुप है और अगर अल्फा कार्बन पे मेरा पाई बॉन्ड रहेगा तो ड्यू टू रेजोनेंस, इसको मैं लिखवाऊंगा, इसका मतलब हो गया कि ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन लिविंग ग्रुप एंड कार्बन, राइट। तो जिसको आउट करना है उसके साथ आप ज़्यादा बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, जिसको आउट करना है, जिसको जाना है उसके साथ ड्यू टू रेजोनेंस आप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया। और डबल बॉन्ड क्यों हुआ? क्योंकि कंजुगेशन में आ गया उसका लोन पे, राइट। तो उसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा हुआ या कम हो गया? कम हो गया, राइट। तो ये मेरा वन ऑफ द, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। ये मेरा, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ए रहा, सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू ए रहा, ठीक है। लिखते जाइएगा। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोलिए। SN2 में लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों साथ साथ, और न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में किस तरफ से आता है? बैक साइड से। और बैक साइड से आएगा जिस तरफ से उसको आना है वहाँ पे पाई क्लाउड है, राइट। तो नहीं रहता कि सर ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है कि पाई क्लाउड के अंदर से जाकर उसको आउट करेगा। ये सिंपली क्या हो गया है? ये पॉसिबल बात है या सिंपली इम्पॉसिबल बात आप कर रहे हैं? इम्पॉसिबल, समझ गए? मतलब डायग्राम इटसेल्फ आपको क्या बता रहा है? SN2 का जो नेचर था उसके अकॉर्डिंग मुझे लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ये मेरा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में मुझे बैक साइड से, ये SN2 का नेचर है, आपको ऐसा ही सोचना पड़ेगा। और उसके रेस्पेक्ट में आप, अरे मेरा अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे अनसैचुरेशन का हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा, राइट। और ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू को अगर एक साथ कंबाइन कर लिया जाए देन व्हाट इज द कंक्लूजन स्टूडेंट? और इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन, करेक्ट। डबल बॉन्डेड कार्बन आर कॉल्ड व्हाट? विनाइलिक। उसके बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन, राइट। देन कंक्लूजन फर्स्ट लिखिएगा। कंक्लूजन इज दैट एट विनाइलिक कार्बन conclusion is that at vinylic carbon SN1 and SN2 possibility is
On vinylic carbon, SN2 and SN1 and SN2 possibility is little or almost negligible. Little or almost negligible. This is due to, पहला पॉइंट बनाइएगा, this is due to low stability of produced carbocation in case of SN1. Low stability of produced carbocation in case of SN1. ये मैंने बात SN1 के लिए कर दिया, राइट? क्योंकि अब इसमें यहाँ पे लिखवाने का रिक्वायरमेंट है कि प्रोड्यूस कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में नहीं आया या उसके पास हाइपर नहीं है, तो ऑब्वियस सी ये बात है कि देख लिए, राइट? सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ SN2, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, in case of SN2, back side attack of nucleophile is simply impossible due to high electronic repulsion between pi cloud and nucleophile. Due to high electronic repulsion between pi cloud and nucleophile. एक और पॉइंट लिखिएगा, since we know that pi cloud and nucleophile, high electronic repulsion between pi cloud and nucleophile. Next point, we know that removal of leaving group is the part of RDS of both SN1 and SN2. We know that removal of leaving group is the part of RDS of both SN1 and SN2. But in this case we observe that due to resonance between pi bond and lone pair of halogen, due to resonance between pi bond and lone pair of halogen, there is a partial double bond character developed between, carbon and leaving group. Which decreases leaving character of leaving group, which decreases, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कहाँ क्या बोल रहे थे स्टूडेंट, जरा सब फिर से पढ़िए तो, एक बार पढ़िएगा। There is a partial double bond character developed between carbon and leaving group, which decreases leaving character of leaving group. ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये तो सिंपली यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि अगर ये लिविंग ग्रुप है, राइट, ये अगर ऑब्वियसली रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कैसा कैरेक्टर डेवलप होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। और जिसको आउट होना है, जिसको लिविंग ग्रुप बन के जाना है, उसके साथ अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो नहीं लगता कि लिविंग ग्रुप का जाना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आरडीएस, तो आरडीएस स्लो हो गया। तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू को अगर माइंड में रखते हैं तो कंक्लूजन इज व्हाट, कंक्लूजन इज दैट कि अल्फा कार्बन पे अगर इफ देयर अनसैचुरेशन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन उसको बोल रहे हैं जहाँ पे लिविंग ग्रुप है, देन SN1 SN2 आज के बाद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या नेग्लिजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे
यहाँ पे ही एक चीज़ और ऑब्जर्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ध्यान से देखिए, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। और आपको पता है कि क्लोरीन अब लिविंग ग्रुप बन सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, नहीं लगता कि अगर ये मेरा लिविंग ग्रुप है तो ये मेरा अल्फा कार्बन है, राइट। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग SN1 SN2 सोचेंगे, ये तो बहुत भयानक कंडीशन हो जाएगा ना। अगर SN2 सोचना चाह रहे हैं, सोचिए तो, मतलब आपका हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। क्या पाई क्लाउड, ये भी साधारण वाला पाई क्लाउड नहीं है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पाई क्लाउड है, राइट, एरोमेटिक सिस्टम का। इसके पीछे से जाकर इसको आउट कर रहे हैं, ये पॉसिबल बात है या इम्पॉसिबल बात है। इसका मतलब है बेंजीन में तो SN2 होगा ही नहीं। अगर बेंजीन के डायरेक्टली किसी कार्बन पे लिविंग ग्रुप है तो मैंने ये नहीं बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ SN2 नहीं होगा, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बट उसका वो SN2 नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि यहाँ भी इस कार्बन पे जनरलाइज कर रहे हैं, अगर बेंजीन के किसी कार्बन पे डायरेक्टली कोई लिविंग ग्रुप है तो यहाँ इस पोजीशन पे SN1 या SN2 ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक्सेप्ट वन केस, सिर्फ एक केस में SN1 होता है, SN1 सिर्फ, इसलिए मैंने एक्सेप्ट वन केस कर दिया है। इसका जब राइट टाइम आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब एक केस में, एक केस को छोड़कर बाकी कहीं पे भी इस कार्बन पे SN1 SN2 नहीं होगा। तो दोनों चीज़ में एक जगह डील कर लिया, मतलब ओपन चेन में अल्फा कार्बन पे अनसैचुरेशन या बेंजीन हो यहाँ पे अनसैचुरेशन, राइट। ये लिविंग ग्रुप के लिए तो अल्फा कार्बन ही कहलाएगा। दोनों जगह पे हम लोग SN1 SN2 आज के बाद नहीं सोचेंगे, ठीक है ना एवरीवन। इसका मतलब विनाइलिक पोजीशन पे अगर कोई लिविंग ग्रुप रहेगा तो वहाँ पे हम लोग SN1 SN2 ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं होगा, मैंने बोला SN1 SN2 नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट केस, केस ऑफ ब्रिजहेड कार्बन। अगर यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और SN1 सोच रहे हैं, तो SN1 में पहले क्या होता है, बोलिए भाई। यस, और कार्बोकेटाइन बनता है, राइट। और जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है तो मुझे पता है कि इस कार्बन पे sp2 इम्पॉसिबल बात है, राइट। अकॉर्डिंग टू विच रूल, यस। तो क्या यहाँ पे SN1 सोचेंगे, नहीं। तो सर थोड़ा कोशिश करते हैं SN2 के बारे में। SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ। और ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है। आप बता सकते हैं कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट का हाइड्रोजन क्या था, ऑटोमेटिक फिर आपको आंसर मिले, क्या था, sp2 ही था। तो भाई जो बात इसके लिए बोले वही बात तो इसके लिए भी हो गया।
ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, राइट। इसका मतलब ये होगा? नहीं होगा। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट कि आज के बाद कोई लिविंग ग्रुप अगर डायरेक्टली ब्रिज हेड कार्बन पे, देखिए आप बाईसाइक्लो में 3 कैटेगरी किए थे ना, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, ब्रिज हेड बाईसाइक्लो एंड एस्पाइरो, राइट। मैंने आपको फ्यूज्ड बाईसाइक्लो के लिए नहीं बोला है, ब्रिज हेड बाईसाइक्लो के लिए बोला है, राइट। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? इफ लिविंग ग्रुप present on bridge head carbon then SN1 और SN2 is impossible। लिख लीजिए। क्या यहाँ पे रीजन देने का रिक्वायरमेंट है? बाद में फिर लेंदी होता जाएगा, नोटबुक बड़ा होता जाएगा। ये सिंपली ब्रेड्स रूल या SP2 लिखना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए? ठीक है, इसको हटाया जाए एवरीवन। जो आपको थ्योरी पढ़ाए हैं उसके बेसिस पे देखिए, मुझे पता है कि ब्रिजहेड कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप अगर रहेगा तो नहीं होगा, राइट। बट फिर भी उसके बेसिस पे इन चारों में SN1 SN2 का रिएक्टिविटी, भाई कोई बात है कि ठीक है इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल में भी अगर प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा होने का चांस कहाँ रहेगा? समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि ऊपर से आके बनाने का कोशिश करेगा, राइट। अगर थ्योरी आपको सही से पता होगा तो इन चारों में सबसे ज़्यादा किस में होगा? सर यहाँ पे तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा होगा, राइट। इसका मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 और SN2 दोनों का एक साथ यहाँ पे कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा D में, उसके बाद C, B और सबसे कम A में। इज इट राइट? तो यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या ट्रांजिशन स्टेट सोच रहे हैं, या यहाँ पे जो ब्रेड्स रूल है वो आंसर दे रहा है? ड्राइविंग फोर्स इज द ब्रेड्स रूल, करेक्ट। एंड दिस इज नॉट द केस ऑफ ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज द केस ऑफ फ्यूज्ड बाईसाइक्लो अल्केन। इज इट राइट? हाँ, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्टली इसका मतलब है कि आप चीज़ों को भूल गए हैं। इसको हटाएं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यस, एक मिनट रुकिए, इसको हटाएं यहाँ पे।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखिएगा किस बेसिस पे, कार्बोकैटायन का बात करेंगे, कार्बोकैटायन का यहाँ पे फैक्टर है ही नहीं, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सब में 666 हाइपर कंजुगेट नजर आएगा, राइट। वहाँ पे एफ फैक्टर नहीं है शहबाज, थ्योरी मेरे कॉपी का 4 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक लाइन ऑब्जर्व करने के लिए। नहीं पढ़ेंगे, अभी आपके पास मेडिकल का आप तैयारी कर रहे हैं, यू हैव सफिशिएंट टाइम। मेरे ऑर्गेनिक का नोट्स का एक एक लाइन रट जाइए। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे sp2 है तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, इस वजह क्या था, मैंने ये बताया था कि sp2 होने के लिए इसको ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री डेवलप करना पड़ेगा, राइट। और ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री अगर डेवलप करते हैं तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये ऐसे है और आपके पास एक ही कार्बन है, तो क्या ये ऐसे आकर बॉन्ड बना पाएगा, क्या रिंग सर्वाइव करेगा? ऑब्वियसली वहाँ पे बात में पढ़ाया होगा। तो मैं बताया था कि अगर यहाँ पे कार्बन अगर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो इट में भी ऐसे आ सकता है, राइट। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ा देंगे तो वहाँ पे फिर ऊपर जाकर यह स्ट्रेच होकर ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री इसके जैसा डेवलप कर पाएगा, समझे। इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे sp2 होने का चांस बढ़ना शुरू हो जाएगा, करेक्ट ना। ये मैंने आपको जब ये ब्रेड्स रूल पढ़ा रहा होगा तो वहाँ पे बताया होगा। हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये मेन फैक्टर था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है ही नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर था या स्ट्रेन का फैक्टर था, उसका जो ज्योमेट्री है वही डेवलप नहीं हो पा रहा है, राइट। इज दिस आंसर गिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या एक अलग फैक्टर ही चल रहा है, ब्रेड्स रूल। तो मोस्टली यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ऑपरेट होना बंद हो गया, मैंने बोला कि वो होगा ही नहीं एक्चुअली। अरे बात तो बहुत बार रिपीट किए हैं, कितना बार रिपीट किए होंगे, कम से 5-6 बार तो ऑटोमेटिक रिपीट कर दिए होंगे। यहाँ पे H है और यहाँ पे मैं कार्बोकैटायन बनाकर पूछा होगा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट, इज इट राइट। अब बोला भी होगा कि देखिए लुक्स लाइक 6, लुक्स लाइक 5, 1 यहाँ पे 2 है ना, तो लुक्स लाइक 6, 2 3 3 6, बट करेक्ट आंसर इज 5 हाइपर कंजुगल। फिर मैं यहाँ पे फ्री रेडिकल बना के पूछा होगा। अब बोला भी होगा कि 2016 के मेडिकल में आया था एक क्वेश्चन, अगेन कि लग रहा है कि 6 है बट आंसर कितना रहेगा 5। ये क्यों नहीं हाइपर कंजुगेट करेगा, क्योंकि अगर एक करेगा तो sp2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। देखिए अभी आपको एक लिस्ट देते हैं, उसको रट्टा नहीं मरना है, जस्ट एक SN1 का मैं लिस्ट दे रहा हूँ। इतना हम लोग SN1 का बात किए ना कि कौन कौन देगा, कैसे हुआ, क्या इफेक्ट है। तो ये जो फैक्टर मैं डील कर रहा था, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिएक्टिविटी ऑफ SN1 SN2 ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चरल फैक्टर, स्ट्रक्चर देख रहे थे, राइट। एक जनरल ऑर्डर है SN1 रिएक्टिविटी का।
और हो सके तो नोटबुक में आप एक सीक्वेंस लिखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे लोएस्ट रिएक्टिविटी ऑफ SN1 किसका दिया हूँ, देखिए तो ब्रिजहेड कार्बन का, करेक्ट। और उसके बाद अल्फा कार्बन पे अनसैचुरेशन का, ए भी अल्फा कार्बन, ए भी अल्फा कार्बन, करेक्ट। और यहाँ देखिएगा फिर उसके बाद NO2 का, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अल्फा कार्बन पर रहता है तो डिक्रीज करता है। एक कितना डिग्री RX, 2 डिग्री RX है ना, R2 लिखा हूँ। उसके बाद एक कौन सा, बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन, करेक्ट। उसके बाद अब देखिए इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, वजह क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH इसका प्लस M और डिकेशन में देखते हैं इसका प्लस M, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। क्योंकि इसका भी इफेक्ट हम लोग 6 हाइपर कंजुअल के बराबर, जहाँ तक मुझे आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में, और इसका भी इफेक्ट ऑलमोस्ट 6 हाइपर कंजुअल के बराबर है, इज इट राइट। दैट्स वाई इन दोनों को देखिए, ये इतना कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट मैं एज ए टीचर एक ऑर्डर देने की कोशिश किया। फिर पीएच का, फिनाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, और 3 डिग्री RX में एक एक्सेप्शन पढ़ाया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में कि 9 हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए फिनाइल से ज़्यादा काउंट करते हैं, राइट। एक्सेप्शनल नेचर था। जनरली हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट को ज़्यादा पावर देते हैं, ज़्यादा फेवर करते हैं, बट दिस इज द केस जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा डोमिनेट हो गया था, इसलिए मैंने इसको एक 1 फिनाइल के रेस्पेक्ट में ऊपर रखा हूँ 3 डिग्री को, राइट। और उसके बाद ये इसका प्लस M, फिर एक कितना है, 2 फिनाइल है, एक कितना, एक क्या है, 3 फिनाइल है, यस। तो ये है एक जनरल ऑर्डर SN1 का, ठीक है। SN2, देखिए सबसे टॉप पे किसको रखे हैं, इवन इफ दिस कार्बन इज ओवर क्राउडेड, राइट। इवन इफ दिस कार्बन इज ओवर क्राउडेड, बट यहाँ पे किस फैक्टर की वजह से इसका SN2 सबसे टॉप पे है, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें, बीटा अनसैचुरेशन, राइट। ये भी तो पॉइंट याद आ गया होगा, पिछले क्लास से जितना भी पढ़ाते आ रहे हैं कि अल्फा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो SN1 को तो कम करता है, बट SN2 को ज़्यादा करता है ड्यू टू डेवलपिंग पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन दिस कार्बन, तो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा फास्ट अटैक करता है, राइट। SN1 और SN2 दोनों में सबसे लोएस्ट किसका है, ब्रिजहेड कार्बन का केस, राइट। SN2 रिएक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन दोनों को लिख लीजिए। और ये रटने वाला पॉइंट नहीं है, ये जो मैं आपको पढ़ाया स्ट्रक्चरल फैक्टर रिएक्टिविटी ऑफ SN1 SN2 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फैक्टर, पिछले क्लास में जो भी पढ़ाते आ रहा हूँ उसी के बेसिस पे कंक्लूजन मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। हो गया एवरीवन।
हो गया ना। तो SN1 SN2 का ऑलमोस्ट हम लोग बात कर लिए हैं एक्सेप्ट वन सिचुएशन, और वो सिचुएशन है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 SN2। अगर किसी कार्बन पे अगर लिविंग ग्रुप है, वहाँ पर अगर SN1 हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अगर आकर अटैक करता है तो SN1 में न्यूक्लियोफाइल का आना किस स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप में या सेकेंड स्टेप में? तो उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो उसके अटैक की वजह से एक प्रोडक्ट बनेगा या टू प्रोडक्ट बनेगा, और स्टीरियोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं, इसका मतलब आइसोमरिज्म का कौन सा पार्ट के वजह से? स्टीरियो। तो वो पार्ट में सबसे लास्ट में जनरल तरीके से पढ़ाऊंगा, जब मैं एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म सारा ऑलमोस्ट मैकेनिज्म कवर कर लूँगा, तो ठीक है, तब ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाइएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। अभी तक क्या देख रहे थे? सब्स्टिट्यूशन, राइट। और सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा पार्ट को कवर किए हैं? SN1 SN और SNTH, राइट। और SNTH में मैं एक जनरल बात पढ़ाया था, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, करेक्ट। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ये पार्ट में कवर किया होगा, याद है? इसका ऐसे 2-3 बार आएगा। प्रॉपर जितना भी कार्बोनाइल कंपाउंड है जहाँ पे C डबल बॉन्ड रहेगा, तो वहाँ पे बार बार मुझे ये बात कम से कम तो 50 बार बोलना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैं 2 फैक्टर पढ़ाया होगा, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इज इट राइट? और अल्टीमेटली ये पार्ट कवर किया हूँ। और अल्टीमेटली हम लोग किस फैक्टर को ज़्यादा फेवर किए थे? स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कौन सा फैक्टर ज़्यादा फेवरेबल था? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। बोलिए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन का आप लोग क्या डिफरेंशन जानते हैं? एनीवन जो आप में से कुछ लोग बता सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन? In all elimination reaction, two sigma bond break and क्या बोले स्टूडेंट? And what will be the product formed depending upon type of
एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड वाला तो सही है, सारे एलिमिनेशन रिएक्शन में कितना सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, बट क्या बनेगा वो डिपेंड करेगा कि कौन किस टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, राइट। इसे मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बोला, मैंने पाई बॉन्ड जो बोल रहे हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम पे 90% मुझे वही बोलना है जो आपने बोला कि एक पाई बॉन्ड बनेगा, बट वो करेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि सर टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, आप लोग को याद होगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो मैं पढ़ा रहा था, तो मैं आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या बोला था कि कार्बोकटायन, जनरली जो हम लोग को रिएक्शन इंटरमीडिएट काउंटर करना पड़ेगा, मिलेगा कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रिन, राइट। ऑल दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, बट मैं ओल्ड बैच को कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल पढ़ाया था, राइट। मैं बोला था कि मैकेनिज्म में मैं कार्बीन और नाइट्रिन पढ़ाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर राइट टाइम नहीं था। तो टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन में फर्स्ट टाइप है 1-1 एलिमिनेशन, इसी का नाम है अल्फा एलिमिनेशन, समझे। और दूसरे का नाम है 1-2 एलिमिनेशन, जिसका नाम है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना एवरीवन। और बीटा एलिमिनेशन में जब आएंगे तो बीटा एलिमिनेशन 3 टाइप का पढ़ना होगा। E1 कैसे SN1 SN2 पढ़े हैं, ठीक है ना, वैसे ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के एलिमिनेशन में यही रहेगा, बीटा एलिमिनेशन, समझे। E1, E2 एंड E1 CV, करेक्ट एवरीवन। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन, 3 टाइप का, E1, E2 एंड E1 CV। बट 1-2 एलिमिनेशन is the one of the type of elimination, it is not all elimination, right। जो जनरली जो हम लोग एलिमिनेशन का डिफिनेशन जो पढ़ते हैं, याद देखे होंगे NCERT में कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, उस इसके बारे में बोला गया है, बट इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एलिमिनेशन ना, दिस इज कॉल्ड 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, राइट। चलिए, और बीटा कार्बन किसको बोलते हैं, तो बीटा कार्बन सर बोलते हैं और जहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है उस कार्बन को तो अल्फा कार्बन, राइट, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को गामा कार्बन, राइट। एंड थर्ड कैटेगरी है 1-3 एलिमिनेशन, समझे स्टूडेंट। IC का दूसरा नाम है गामा एलिमिनेशन, करेक्ट। एंड फोर्थ कैटेगरी है 1-4 एलिमिनेशन, ठीक है ना, और जिसका कुछ नाम साई वगैरह नाम देते रहिए, तो 1-1 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन, 1-4 एलिमिनेशन, 1-5 एलिमिनेशन एंड सो ऑन, राइट। वहाँ तक नहीं जाना है, इतना तक ही हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना एवरीवन। सबका एक एग्जाम्पल पहले लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में 1-1 एलिमिनेशन या जिसका नाम अल्फा एलिमिनेशन है, इसमें दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम कार्बन, एक ही कार्बन से ब्रेक होगा, करेक्ट। जो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा वो कौन से कार्बन से ब्रेक होगा, 2 अलग कार्बन से या सेम कार्बन से, सेम कार्बन से, दैट्स वाई इसका नाम क्या बोला गया है, 1-1 एलिमिनेशन, ठीक है। लिखिए, इन दिस एलिमिनेशन both sigma bond break
from the same carbon and it produce कार्बीन। समझ गए? इसका मतलब है कि अल्फा एलिमिनेशन में सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा एवरीवन? कार्बीन मिलेगा। करेक्ट? कार्बीन एज इंटरमीडिएट। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पूरा एक क्लासिक कार्बन पे चलेगा, बस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इतना तो आप जानते होंगे, आप लोग को दिसंबर या जनवरी में पढ़ाया था स्कूल के एग्ज़ाम के लिए कि जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डीहैलोजिनेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे CH2Cl2 है और जिंक लेकर हीट कर रहे हैं, तो जिंक यहाँ से क्या करेगा? दोनों क्लोरीन लेकर ZnCl2 बना देगा। राइट? जिंक यहाँ से दो क्लोरीन को पुल कर लेगा और क्या बन जाएगा? ZnCl2। तो आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे ZnCl2 बन रहा है तो Zn पे 2 प्लस और Cl पे माइनस। करेक्ट? यही है ना? Zn2 प्लस एंड 2Cl माइनस। करेक्ट? ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब भाई यहाँ पे क्लोरीन लिविंग ग्रुप बन के गया है। करेक्ट ना? इसका मतलब बोथ सिग्मा बॉन्ड, दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम कार्बन से ब्रेक हो रहा है। तो इस क्लोरीन के जाने के वजह से, इस क्लोरीन के जाने की वजह से इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन का, और इस क्लोरीन के जाने की वजह से भी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। राइट? तो कार्बन पे 2 पॉजिटिव रहना चाहिए। बट अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो Zn कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस, तक Zn जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया वो कहाँ गया? लॉजिक है ना? Zn पे तो चार्ज 0 है और यहाँ पे बन गया Zn2 प्लस। एग्री है तो हाँ बोलिएगा, नहीं तो फिर ना बोलिएगा। यस, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिला? वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गया। तो अब बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन की वजह से कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और जिंक की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, देन ओवरऑल नो लॉस नो प्रॉफिट। राइट? इसका मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। करेक्ट? और आगे इसी को आगे चलकर बोलूँगा कि किसी भी कार्बन पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और कोई भी कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हुए है, तो उसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। नहीं, उसे उसका एक अलग नाम दिया गया है, कार्बीन। समझे? तो कार्बीन का कब बनेगा? तो इफ तो कार्बीन कैसे बनेगा? एलिमिनेशन से। राइट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, एलिमिनेशन से। बट कौन सा एलिमिनेशन से? 1-1 एलिमिनेशन से। उसी का नाम क्या है? अल्फा एलिमिनेशन। राइट? अब इस पे अगला क्लास में पूरा क्लासिक कार्बीन पढ़ाते रहूंगा। कार्बीन और नाइट्रीन यहाँ पे ही कवर करूंगा। ठीक है एवरीवन? चलिए सब, हाँ बोलिए, किसी का कोई डाउट है तो। अब एक बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल लेते हैं। बीटा एलिमिनेशन का ही नाम क्या है? बोलिए। 1-2 एलिमिनेशन। इज इट राइट? तो व्हाट द मीनिंग ऑफ यहाँ पे 1 और 2 किस बात के लिए स्टैंड करता है? सर यहाँ पे 1 और 2 स्टैंड करता है कि जो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा वो दोनों सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन से ब्रेक होगा। ठीक है? यहाँ 1-2 नॉमेनक्लेचर वाला 1-2 नहीं है। समझे एवरीवन? यहाँ पे जो 1-2 है वो नॉमेनक्लेचर वाला 1-2 नहीं है। यहाँ पे जो 1-2 है वो अल्फा बीटा वाला है। करेक्ट? मान लेते हैं कि आप किसी एक कार्बन को, अब मुझे जहाँ तक मैकेनिज्म पता है
तो इस 2 क्लोरीन में से वन ऑफ द क्लोरीन लिविंग ग्रुप बनता है। इस 2 क्लोरीन में से वन ऑफ द क्लोरीन लिविंग ग्रुप रहेगा। तो लिविंग ग्रुप जिस जहाँ पे रहेगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो उसके बगल वाला कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 2 स्टैंड फॉर एडजेसेंट कार्बन टू ईच अदर। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन से ब्रेक होगा, राइट, तो यहाँ पे बन जाएगा ZnCl2 और 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बनता है, समझे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैसे होता है वो मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, समझे। वन 3 एलिमिनेशन, या इसको अगर थोड़ा समझेंगे तो अब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल को मैं 1 2 एलिमिनेशन को समझा देता हूँ, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर समझने में कॉन्फिडेंस आ जाए। यहाँ देखिए, एक्चुअल में जिंक का एक प्रॉपर्टी है कि जैसे ही जिंक लेंगे क्यों और कैसे यहाँ पे नहीं। जब भी हम लोग RX के साथ जिंक लेकर काम करते हैं तो जिंक वन ऑफ द हैलोजन और कार्बन के बीच में सैंडविच हो जाता है। मतलब कार्बन कैसे होता है, क्यों होता है, नो वन गोइंग टू आस्क यू, बट एक कार्बन और क्लोरीन के बीच में सैंडविच हो गया, बीच में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और तब इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। वैसा कोई भी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड जिसमें सिग्निफिकेंट कोवैलेंट कैरेक्टर बचा हुआ है तो उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। इज इट राइट? बट ए है मेटल, ए है नॉन मेटल, ए मेटल है और ए नॉन मेटल है, समझे। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके पास है, किसकी तरफ रहेगा? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन की तरफ रहेगा, करेक्ट। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन रहेगा। तो दैट्स वाई मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आज के बाद अगर किसी भी कार्बन और मेटल के बीच में, ये मेटल है ठीक है, कार्बन और मेटल के बीच में अगर आपको कोवैलेंट बॉन्ड दिखाया हुआ है, जनरलाइज कर रहा हूँ, अगर कोवैलेंट बॉन्ड है, 100% तो कोवैलेंट रहेगा ही नहीं। क्या जनरली टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर एटम है उसके बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो क्या वो 100% कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा? डाइपोल में तो पढ़े थे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर HCl में 17% था, राइट। और कोई भी आयनिक बॉन्ड क्या 100% आयनिक रहेगा अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल? नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन रहेगा, इसका मतलब डेल माइनस और डेल प्लस, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे डेल माइनस डेल प्लस, बट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे ऐसे। कैसे लिखेंगे और कैसे सोचेंगे? लिखेंगे सर ऐसे, दूसरे को दिखाने के लिए, दिमाग में चलेगा ऐसे C माइनस, करेक्ट। इसका मतलब अगर आप RM है, R और मेटल, तो लिखना ऐसे है और सोचना कैसे है, R माइनस, दिमाग में क्या चलेगा, R माइनस। इज इट राइट सर? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप का सिचुएशन दिखाइए जहाँ पे बहुत रिएक्शन होता हो, इस टाइप का हम लोग को बार बार सोचना पड़ेगा। सबसे फेमस तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है भाई, नहीं? ये तो पक्का जानते होंगे, इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको और यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, तो जिंक का वैलेंसी भी तो 2 है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और जिंक नहीं था, दोनों भाई भाई, RMgX RZnX, राइट। इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2। तो इस केस में भी क्या करेंगे, लिखेंगे RMgX और आगे चलकर सोचेंगे R माइनस। प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे बिना लिखेंगे RMgX, लिखेंगे R माइनस और किसी को बताएंगे भी नहीं कि मैंने क्या सोचा। यहाँ पे लिखेंगे RZnX, दिमाग में क्या चलेगा, R माइनस। इज इट राइट?
और भाई कार्बन पे निगेटिव है, बहुत बड़ी बात, राइट? छोटी बात है शुभांकर? या शुभांकर हैं कि नहीं है? यस। देखिए फ्राइडे वाला क्लास को मैं 3 बजे ही कर दिया हूँ, हालांकि 3 बजे में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि जिनको क्लास नहीं करना है उनको तो कितना भी कर देंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे आप बात समझिए कि मेरा मजबूरी हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट टर्म मेरे दिमाग में चल रहा था कि 15 जनवरी तक सब कुछ हम लोग A to Z प्रॉब्लम वगैरह करवाते हुए 20 जनवरी तक ख़त्म कर देता। आपका मार्च में अगर एग्ज़ाम रहता तो 45 डेज पहले ईच एंड एवरी टॉपिक, नॉट ए सिंगल वर्ड। हाँ, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस का अलग बात है, वो तो जून तक चलते रहेगा, IT एडवांस तक का तैयारी। मैं एक ऐसे वीडियो भी आपको आज एक शेयर करूँगा। देखिए क्या प्राउड मोमेंट होता है। विदाउट एनी प्लानिंग कल मैं क्लास लेने के लिए आया तो 2013-15 बैच का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट देखिए आए हुए थे। यू कांट इमेजिन कि एक एज ए टीचर कितना मुझे खुशी हुआ देखकर स्टूडेंट को। उनका नाम है सूरज प्रतिम कश्यप, वो डॉन बॉस्को का स्टूडेंट उस टाइम पे रहे हैं। आज GMCS से पढ़कर डॉक्टर बन के निकल गए, और बच्चों से मिले भी तो डॉक्टर सूरज बोले, तो मतलब सोचिए उनके लिए क्या प्राउड मोमेंट है। और मैं जब मिला तो मुझे लगा कल की बात है, जैसे कैसे अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, वेदांग हैं, शुभांकर, जिनका भी मुझे नाम याद है, शहबाज हैं, तो ऐसे नाम तो मतलब बिल्कुल लगा कल की बात है। पूरा तो मूवी की तरह घूम जाता है ना पास्ट टेंस में, कि पढ़ा रहे थे, इनको ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। अब वो रिकॉल भी करवा रहे थे सारा बात कि सर आप मुझे ऑलवेज डांटते रहते थे कि ज़्यादा अटेम्प्ट मतलब अंदर गेस नहीं करना है, गेस करने से नेगेटिव हो जाएगा। ऑलवेज वो कुछ क्वेश्चन गेस कर देते थे, अच्छा मार्क्स आता था। अगर अच्छा मार्क्स नहीं आता तो उनका उस टाइम पे JEE मेन भी हुआ था और मेडिकल दोनों हो गया था, तो उन्होंने GMCS में ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। NIT भी मिल गया था और वो भी मिल गया। तो जिनका तैयार भाई फर्स्ट टाइम में, और आते कहाँ से थे, जैसे आज के बच्चे बोलते हैं ना, इतने लेजी हो गए हैं कि मतलब सर टाइम नहीं है। भाई कहाँ है पान बाजार में डॉन बॉस्को और कहाँ उनका घर पांजाबारी, थोड़ा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। और वहाँ से क्लास करके वहाँ जाना, फिर वापस यहाँ आना क्लास करने के लिए, बहुत हेक्टिक रहा होगा, राइट? बट जिसका विल पावर रहेगा कि लाइफ में कुछ करना है, उसको तो भाई कष्ट 2 साल करना पड़ेगा। अब उनको क्या कष्ट है, एज ए डॉक्टर कहीं पे पोस्टेड हैं, 1 साल कहीं पे इंटर्न रहता है, उसके बाद अब MD करेंगे, ये करेंगे, तो एक जनरल रूटीन है ना स्टूडेंट। अब उनको जो प्रेशर है नो डाउट, बट वो निगेटिव प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है। अब तो ये प्रेशर नहीं है ना कि मैं क्या करूँगा लाइफ में, एक रास्ता मिल चुका है, किधर ही आगे बढ़ना है, राइट? नहीं, ये सब टाइप जो होता है ना, तो मुझे बड़ा फनी टाइप का लगता है। सर बहुत थक गए, फिर मैं, या तो हम लोग का मजबूरी था, या कहिए कि फैमिली का सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग को कष्ट नज़र ही नहीं आता था। लगता था कि नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा लाइफ का। 30 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग करता होगा मैं मिनिमम, इससे कम नहीं है। तो पटना थोड़ा बड़ा सिटी है। एक टीचर DK सिंह का कहीं और था और अख्तर सर का कहीं और था, अब बीच में मेरा रूम था। बिल्कुल SHM हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, एक इधर एक इधर। और सुबह दोपहर में खाना बनाना है, रात में भी खाना बनाना है। बाहर का खाना कितना दिन खाइएगा, कुकिंग भी करना है, इरोडो भी लगाना है, सब कुछ करना है। मतलब मैं 2 साल 3 साल जो भी था, मैं अपने आप को उसमें डाल दिया था कि भाई मुझे अब लाइफ में यही एक रास्ता है कि मुझे IIT करना पड़ेगा, अगर इस कष्ट से छुटकारा पाना है तो। नहीं तो ज़िंदगी भर फिर वही काम करते रहेंगे, कष्ट ही होते रहेगा। अभी भी कष्ट कर रहे हैं, बट ये मेरा पॉजिटिव प्रेशर है। पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरा एक रेगुलर रूटीन है, इसमें अपने आप को जी जान लगाए हुए हैं, इसमें भी आगे बढ़ने का चाह है, बट ये निगेटिव प्रेशर वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेट करते हैं भाई। यहाँ के पेरेंट्स बहुत बच्चे को प्यार भी करते हैं, सारे पेरेंट्स प्यार करते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा यहाँ पे कोऑपरेशन करते हैं बच्चों के लिए। तो आप उनके जो इमोशन है उनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए। एनीवे, तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे हिंट करता हूँ। स्टूडेंट जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, जिस कार्बन पे भी लिविंग ग्रुप है, ये आगे पढ़ाएंगे आपको अंडर द हेडिंग E1CB, बट थोड़ा अभी मुझे यहाँ इसका रिक्वायरमेंट है। तो जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप, उसके बगल वाले कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज है,
तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आकर इसको आउट कर देता है। तो ये आकर अगर इसे आउट करेगा तो इस कार्बन को इसके वजह से एक का लॉस, बट इस कार्बन को इस एरो की वजह से एक का प्रॉफिट। तो नज़र क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझे। तो यहाँ पे दिस वन बिहेव एज व्हाट, लिविंग ग्रुप। तो एक्चुअली सिचुएशन देखिएगा, तो अभी जस्ट मैंने इसका अगर हेल्प लिया जाए, इसका अगर हेल्प लिया जाए इसके लिए, इसका हेल्प अगर इसके लिए लेते हैं तो आपको मैंने क्या बोला कि लिखेंगे CZnCl, सोचेंगे CH2 माइनस, दिमाग में क्या चलेगा इसके लिए, लिखना है RMGX, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड, बट यहाँ पे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या चलेगा कि जस्ट लाइक CH2 माइनस, राइट। तो ये यहाँ आकर इसे आउट करता है। तो यहाँ पे दिस क्लोरीन बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप, करेक्ट ना, दिस क्लोरीन बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या नजर आया, अल्टीमेटली हम लोग को नजर आया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ देखिए इस बॉन्ड, इस एरो की वजह से इस जिंक को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, राइट। तो ये बन गया Zn प्लस Cl, बट यहाँ से Cl माइनस तो आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ बन जाएगा ZnCl2। तो मोर और लेस आपको जो मैंने बताया कि जिंक जब भी लगता है, जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डीहेलोजिनेशन, तो इस तरीके से डीहेलोजिनेशन करता है। बट ये मैंने वन ऑफ द एक्सपेक्ट दिखाया 1,2 एलिमिनेशन का, ठीक है। और इस तरीके से 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, और दोनों सिग्मा बॉन्ड कहाँ से, इसमें दोनों सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन से, बट इसमें 2 क्लोरीन में से क्या बोथ क्लोरीन बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप या वन ऑफ द क्लोरीन बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप, वन ऑफ द क्लोरीन बिहेव। तो यहाँ पे ऐसे बन गया, बट इस पे मैं बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा, नहीं तो बीटा एलिमिनेशन का मोस्ट ऑफ द बात यहाँ पे ही हो जाएगा। बीटा एलिमिनेशन ही अपने आप में कम से कम 3 क्लास चलेगा, ठीक है, सिर्फ बीटा एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। यहाँ अभी जस्ट मैं आपको एलिमिनेशन स्टार्ट, 1 मिनट, अभी मैंने एलिमिनेशन स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट आज इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो मैंने 1-1 एलिमिनेशन का एक एग्जाम्पल लिया, 1-2 एलिमिनेशन का लिया, नेक्स्ट क्लास में 1-3 एलिमिनेशन कर लेंगे, 1-4 कर लेंगे, और तब स्टार्ट करेंगे 1-1 एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। थैंक यू। हाँ शुभंकर बोलिए बोलिए। अच्छा तो रहने दीजिए उसको, कार्बिन तो पूरा क्लास ही पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे फिर से समझाऊंगा उसको, ठीक है। इसका हेडिंग बनाकर पढ़ाऊंगा ही, रिएक्शन जनरेटिंग कार्बिन, डोंट वरी। कार्बिन का भी 1% बात किया हूँ, ठीक है। हाँ